स्टार्ट। दुनिया आशावाद और निराशावाद में बटी हुई है। आर्थिक आशावादियों का विश्वास है कि यदि सरकार बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निवेश करे और उद्यमियों के समक्ष मौजूद बाधाओं को दूर करे तो बड़ी तादाद में नौकरियों के सृजन के साथ साथ अर्थव्यवस्था का विकास संभव होगा। इससे कर राजस्व बढ़ेगा जिसका निवेश गरीबों पर किया जा सकेगा। यदि कुछ दशक तक हम इस नीति का अनुकरण करें तो हमारा देश धीरे धीरे मध्य वर्ग में तब्दील हो जाएगा। दूसरी ओर निराशावादियों की भी कुछ चिंताएं हैं जिनमें असमानता, क्रोनी कैपिटलिज्म, पर्यावरण का क्षरण, शहरीकरण की बुराई आदि शामिल हैं। ये समस्याएं वास्तविक हैं लेकिन आशावादियों का ध्यान अवसरों पर केंद्रित है। यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि सफल देशों का नेतृत्व आशावादी ही कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे ही एक आशावादी थे। अपनी पार्टी में निराशावादियों की मौजूदगी के बावजूद उन्होंने ऐसी नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जिससे उच्च विकास दर हासिल की जा सकी। उनका भारत शाइनिंग था लेकिन उनके बाद की संप्रग सरकार का नजरिया आधा गिलास खाली वाला रहा। संप्रग सरकार में शीर्ष स्तर पर आशावादी नेतृत्व के बावजूद निराशावाद हावी रहा। इस सरकार ने विकास की बहस को समानता की ओर मोड़ दिया जिससे उच्च मुद्रास्फीति या कहें महंगाई को बल मिला और विकास की गाड़ी पटरी से उतर गई। आज वर्ष 2014 में भारत एक बार फिर से संक्रमण के दौर में है। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि 2014 के चुनाव में संप्रग सरकार के एक दशक तक चले निराशावादी शासन के बाद फिर से आशावादियों की जीत होगी। इस दिशा में हमें 8 नए विचारों पर ध्यान देना होगा ताकि विकास की उच्च दर हासिल हो सके। यहाँ पहली आवश्यकता आर्थिक विकास की है जिसके लिए विकास तथा समानता के बीच संतुलन बिठाने जैसी झूठी बातों को खारिज करना होगा। यह नीति संप्रग 2 के समय में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अनुचित दखल की देन है। विकास दर तेज होने से टैक्स आदि के माध्यम से सरकारी राजस्व में वृद्धि होती है जिसका निवेश कल्याणकारी कार्यक्रमों में किया जा सकता है। इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस बारे में अब तो मजबूत प्रमाण भी है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ। दूसरी बात यह कि कोई भी उद्यम शुरू करने के लिए तकरीबन 70 स्वीकृतियां लेनी होती है। योजना आयोग की नई विनिर्माण नीति के मुताबिक इन्हें खत्म करके हमें सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करना चाहिए। इस लक्ष्य को हमारे प्रतिस्पर्धी देश हासिल कर चुके हैं। भारत में कुख्यात लाल फीताशाही के कारण ही विश्व बैंक की बिजनेस रिपोर्ट में हमारे देश को निचले पायदान पर रखते हुए 134वां स्थान दिया गया है। प्रत्येक देश को अपने पर्यावरण की रक्षा अनिवार्य रूप से करनी चाहिए लेकिन कोई भी देश अपनी सैकड़ों परियोजनाओं को इस प्रक्रिया के तहत अटकाकर नहीं रख सकता। लाल फीताशाही के कारण हमारे देश की एक ऐसी छवि बन गई है कि ईमानदार उद्यम खड़ा करने के लिहाज से भारत सर्वाधिक प्रतिकूल देश है। यहाँ यह जोड़ना
गलत नहीं होगा कि कई राज्यों में इंस्पेक्टर राज के कारण छोटे उद्यमियों का पनप पाना मुश्किल है। इसका सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव राजस्व विभाग पर पड़ता है, जिनमें आयकर, उत्पाद कर और सीमा शुल्क शामिल हैं। यह सही है कि इस तरह की बाधाओं का सामना बड़े व्यापारी कर सकते हैं, लेकिन छोटे उद्यमियों के पलायन का यह एक बड़ा कारण है। हालांकि सच यही है कि छोटे उद्योगों में ही बड़े पैमाने पर रोजगारों का सृजन होता है। इस संदर्भ में तीसरा अच्छा कदम अथवा काम है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को हकीकत में लाना, ताकि भारत एक राष्ट्रीय बाजार बन सके। जीएसटी से अप्रत्यक्ष करों की बुराई खत्म होगी, जिनमें राज्य बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रवेश कर आदि शामिल है। नई व्यवस्था लागू होने से नकदी पैसों का लेन देन कम होगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि पहले से ही अदा किए गए कर पर दोबारा जेब ढीली करनी पड़े। इसके अमल से कर राजस्व बढ़ेगा, काले बाजार की अर्थव्यवस्था खत्म होगी। चौथा कदम श्रम कानूनों में सुधार करके बड़ी तादाद में औपचारिक नौकरियों के सृजन का है। सरकार और नियोक्ताओं के अंशदान से एक श्रमिक कल्याण कोष बने, जिससे अस्थायी बेरोजगारों को वित्तीय मदद और प्रशिक्षण देने का काम हो। सफल देशों में कर्मचारियों को रखने और निकालने की छूट होती है, लेकिन उन्हें अन्य सुरक्षा उपायों से संरक्षण दिया जाता है। भारत के श्रम कानून आजीवन नौकरी की वकालत करते हैं। यही कारण है कि भारतीय कंपनियां स्थायी नियुक्ति के बजाय 90% अस्थायी नियुक्तियां करती हैं, जिन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी जाती। इस कारण भारत का मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र अधिक तादाद में नौकरियों का सृजन नहीं कर पा रहा है। हमारी आधी से अधिक आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है, इसलिए देश में दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है। इसके लिए कई कदम उठाने होंगे। पहला काम कृषिगत उत्पाद बाजार समितियों या एपीएमसी को खत्म करने का है।